नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सहेज चैनल में। आज का हमारा टॉपिक बायो से होगा और बायो से हम लोग यहाँ पे शुरुआत से चीज़ें देख रहे हैं। तो शुरुआत से जब चीज़ें देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे जीवन की उत्पत्ति से और बायोलॉजी का पहला ये टॉपिक होगा और धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ेंगे, फिर से इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग चीज़ों को यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे जीवन की उत्पत्ति, क्योंकि जब जीवन की उत्पत्ति में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जब हम कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पर ध्यान देंगे यूनिट ऑफ लाइफ जब हम लोग कहते हैं तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ें शुरुआत से चीज़ें हम शुरू कर रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिए। यूनिट ऑफ लाइफ जब हम लोग कहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सेल आता है। सेल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। जब यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं मतलब कि जीवन की इकाई क्या है? सेल है, मतलब कोशिका, मतलब सबसे बेसिक यूनिट हम कह सकते हैं। जैसे हर चीज़ की यूनिट होती है तो इसकी जीवन की इकाई क्या है? तो वो क्या है? सेल है, यानी कि कोशिका है। मतलब कोशिका से अगर कोशिका नहीं है तो फिर किसी भी प्रकार के ऑर्गन का या टिश्यूज़ का निर्माण नहीं हो सकता, सीधे ये कह सकते हैं। तो कोशिका जीवन की इकाई है। तो कोशिका बन गई तो समझ लीजिए जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो वही जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो थ्योरीज़ हैं उसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे, क्या थ्योरी है उसके पीछे, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई है, उसकी चीज़ें, उसके साथ कुछ फैक्ट जुड़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट जुड़ेंगे। और जब इस कॉन्सेप्ट और फैक्ट को आप जब चीज़ें सुनेंगे, आप समझेंगे इसको, तो आपको काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाएंगी जो आपकी परीक्षा की उपयोगी होगी। और एक बार के सुनने मात्र से ही आपका तैयार हो जाएगा। आपको कुछ भी विशेष बार बार रिवीजन करने की चीज़ों की जरूरत नहीं है। हर जो चीज़ें बताएंगे छोटी छोटी चीज़ें उसको नोट कर लीजिएगा बस, ठीक है, फैक्ट के रूप में। चलिए यहाँ देखते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे जीवन की उत्पत्ति कहाँ होगी? तो सबसे पहले तो ब्रह्मांड का होना जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड की थ्योरी हम लोग पढ़े हैं। ब्रह्मांड की थ्योरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई बिग बैंग थ्योरी से हुई है। तो बिग बैंग थ्योरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था? एक विस्फोट हुआ था और विस्फोट से क्या हुआ? ब्रह्मांड का फिर धीरे धीरे क्या हुआ? विस्तार हो रहा है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन हम लोग बस इतना जानेंगे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब ब्रह्मांड के निर्माण मात्र से जीवन की उत्पत्ति नहीं हो जाती है, उसको एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे और फिर जीवन की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई वो कब हुई? 15 अरब वर्ष पूर्व। ये आपको याद करना है। तो 15 आपको याद रखना है, 15 अरब वर्ष पूर्व ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। बिग बैंग थ्योरी बेस्ड है ये, ठीक है। इसको याद देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी देखिए यहाँ धीरे बढ़े तो आपको पता चलेगा जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। बहुत सामान्य सी चीज़ है, लेकिन अगर जब तक आप समझते नहीं तो ये सामान्य नहीं रह जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे दूसरा सौर मंडल का विकास। जब कुछ समय बीतता है धीरे धीरे करके, ठीक है, लगभग 10 अरब वर्ष बीत जाते हैं, तब क्या होता है? सौर मंडल का विकास होता है। सौर मंडल में हमारे क्या सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सूर्य हैं, हम लोग जानते हैं सौर मंडल में। तो सौर मंडल का विकास होता है आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व। तो ये एक आंकड़ा और आपको मिलता है 4.6 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। तो ये दो आंकड़े आपको मिले, 15 और 4.6, मतलब कि 15 अरब वर्ष बीत जब बैक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई है। फिर उसके बाद जब 10 अरब वर्ष बाद जाएंगे, मतलब वर्तमान से 4.6 अरब वर्ष पूर्व जाएं तो सौरमंडल के विकास हुआ। और इसी क्रम में फिर क्या होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति शुरू होती है। तो पृथ्वी शुरुआत में जो होता है, जब पृथ्वी जो होती है वो ज्वलित पिंड के रूप में होती है, मतलब ज्वलनशील होती है, ठीक है। तो ज्वलित पिंड होता है एक गोल, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पृथ्वी का होता है। इस तरह समझ सकते हैं, सामान्य चीज़ें समझें तो पृथ्वी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, बिल्कुल आग के गोले की तरह होते हैं वो, ठीक है। तो ज्वलित पिंड की तरह होता है। धीरे धीरे क्या होती है? पृथ्वी ठंडी होनी शुरू होती है। जाहिर सी बात है, धीरे धीरे कोई चीज़ क्या होगी? ठंडी होनी शुरू होगी। तो पिंड जो था धीरे धीरे मतलब कि सौरमंडल में बहुत से पिंड थे। आप लोग जो देखते हैं वर्तमान में सुनते हैं कि शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है, ठीक है, मंगल है, शनि है, अरुण वरुण है, तो ये सारे पिंड थे। तो ये सब कभी मतलब कि वो कैसा होगा? ज्वलित पिंड ही रहा होगा। तो पृथ्वी ज्वलित पिंड था, धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ। लेकिन और जगहों पे ऐसा वातावरण नहीं डेवलप हो पाया जैसा कि पृथ्वी पे डेवलप हुआ, और जो कि जीवन की उत्पत्ति में क्या हुआ? सहायक बना आगे चल के, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर समझनी है, क्योंकि हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, हम यहाँ पर जीवन है, तो उसी के संदर्भ में सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जब होती है तो ज्वलित पिंड के रूप में होती है यहाँ पर। ये क्लियर हो गई? अब क्या हो रहा है कि
धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई और उस पर क्या हुआ, भूपटल है ना, भूपरपटी, मतलब कि एक परत बनने लगी उसके ऊपर। जो कोई चीज़ ठंडी होनी शुरू हुई तो उसको परपटी, मतलब कि जिसे हम लोग भूखंड कहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं, तो परपटी का निर्माण हुआ, भूपटल का निर्माण हुआ। और जिस कल्प में, जिस इरा में ये निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं आजीवी महाकल्प। याद कर लीजिए, आजीवी या एजोइक इरा बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में कि भूपटल या भूपरपटी का निर्माण किस इरा में हुआ था, तो एजोइक इरा में या आजीवी महाकल्प में हुआ था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए एक एक स्टेप हम लोग बढ़ रहे थे धीरे करके। भूपटल का निर्माण, अब क्या हुआ, भूपटल जब निर्मित हो रहा था और आज वो वर्तमान है, इसके पीछे जो पूरा गैप है, जो एक काल है, उसे बोलते हैं एजोइक इरा। ठीक है, तो ये इसे अब तक का जीव एजोइक इरा कहा गया। ठीक है, इसे जीवी महाकल्प कहेंगे, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। और जीवी महाकल्प के अंदर एक, मतलब कि सब इरा हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं, और ठीक है, तो उसे बोलते हैं आर्कियोजोइक। ठीक है, तो जीवी महाकल्प को क्या बोला जाता है, आर्कियोजोइक कहा जाता है। ठीक है, अब यही आर्कियोजोइक इरा में, ठीक है, आर्कियोजोइक जिसे हम लोग जीवी महाकल्प, अब जीवी नाम पड़ गया ना, जीवी, तो जीवी का मतलब जीवन हो गया, मतलब जीवन। अब यही मतलब जीवी महाकल्प में यानी आर्कियोजोइक में ही जीवन की उत्पत्ति हमको देखने को मिलेगी। और इसी समय मतलब कि आज से लगभग 3.8 याद है कि 3.8 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक परीक्षा का प्रश्न ये हो गया, भी आता भी है परीक्षा में, आप लोग देखे भी होंगे कि अगर परीक्षा में पूछा गया कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है, मतलब कि आकाश में हुई, थल पे हुई, जल में हुई, इस तरह से परीक्षा में ऑप्शन देंगे, तो आपका आंसर क्या होगा कि आदि सागर, मतलब कि जल में जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। मतलब कि एक कोश के जीवों की उत्पत्ति जो हुई वो कहाँ पर हुई, आदि सागर में, यानी जल के अंदर, यानी समुद्र के अंदर हुई। तो ये आपको आसानी से यहाँ पर चीज़ें समझ रहे हैं, और समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर आपको परीक्षा में कभी प्रश्न यहाँ से आता तो गलत नहीं होगा। अब हुई, तो अब यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हो गई, मगर जीवन की उत्पत्ति जितना मैंने इसको सिंपली डिराइव कर दी कि हो गई, बस मैंने कहने से काम नहीं चलेगा, कैसे हुई अब इसको हम लोग को देखना है। तो ये तो पूरा एक कालखंड था जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि हाँ, यहाँ जीवन की उत्पत्ति इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हुआ। ठीक है, अब कैसे हुआ इसको देखेंगे। तो यहाँ पर एक जो बहुत सी परिकल्पनाएँ आई, बहुत सी थ्योरी, सिद्धांत आए, जिन्होंने ये डिफाइन करने का प्रयास किया, ये बताने का प्रयास किया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन उन सभी थ्योरियों में, हम सभी थ्योरी में नहीं जाएंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चीज़ें देखेंगे, क्योंकि हमारे परीक्षा के लिए ज़रूरी नहीं है। तो जो एक सर्वमान्य परिकल्पना है जो पूछी जा सकती है परीक्षा में, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा मानी गई जो जीवन की उत्पत्ति की थ्योरी को डिस्क्राइब करती हो, अच्छे से समझाती हो और सेटिस्फाइड करती हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो सर्वमान्य परिकल्पना में AI ऑपरिन है, ये एक साइंटिस्ट हैं, इनकी थ्योरी सबसे ज़्यादा मान्य है। तो AI ऑपरिन के अनुसार भौतिकवाद और पदार्थवाद, इनकी जो थ्योरी थी जिसका नाम था भौतिकवाद और पदार्थवाद, मतलब भौतिक मतलब फिजिक्स की थ्योरी और पदार्थ की थ्योरी में जो इन्होंने उस पर बेस्ड एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा द ओरिजिन ऑफ लाइफ। वहाँ पर पूरी चीज़ें इन्होंने डिस्क्राइब की। तो इन्होंने डिस्क्राइब किया, क्या किया इसको देखेंगे हम लोग। डिस्क्राइब ये किया कि उन्होंने कहा कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो एक रासायनिक उद्विकास, मतलब रासायनिक प्रक्रियाएं उसके अंदर हुई हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए जीवन की उत्पत्ति हुई है। यानी रासायनिक जब विकास की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब रासायनिक प्रक्रियाएं, मतलब कि रासायनिक क्रिया जब हुई है तब जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब यहाँ पर फिर इसके साथ जुड़ता क्या, सबसे पहली चीज़ जब आती है तो हमारे सामने दिमाग में, जब हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं, एक तो हम लोग पढ़ते हैं कार्बनिक, एक बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। तो किस प्रकार के पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति मानी गई है, तो जो ऑपरिन की थ्योरी थी उन्होंने कहा कि कार्बनिक पदार्थों से, मतलब कार्बनिक तत्वों से ही हम समझेंगे कि जीवन की उत्पत्ति हुई है। मतलब कार्बनिक पदार्थों में रासायनिक उद्विकास, मतलब रासायनिक प्रतिक्रियाएं हुई जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो कार्बनिक पदार्थों को दिमाग के अंदर अपने रख लीजिए। हम अकार्बनिक पदार्थों की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम कार्बनिक पदार्थों की बात कर रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जीव जो सेल्स वगैरह होते हैं या जो हमारी पूरी बॉडी है उसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे पृथ्वी के बाद अब नए सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं जीवन की उत्पत्ति में। पृथ्वी के वातावरण में उस समय जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी धीरे धीरे करके, तो पृथ्वी के जो वातावरण था जब वो ज्वलित पिंड के रूप में भी था और जब वो धीरे धीरे ठंडी भी हो रही थी, उस समय जो पृथ्वी का जो वातावरण था उसमें क्या कौन कौन से तत्व विद्यमान थे स्वतंत्र रूप से, मतलब स्वतंत्र परमाणु के रूप में, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप से था। अब देखिए, कार्बन था स्वतंत्र रूप से, नाइट्रोजन था, गंधक था, फास्फोरस था, स्वतंत्र परमाणु के रूप में उपस्थित थे। और उसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जब बिग बैंग थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो वह हम जब ब्रह्मांड का विस्तार होता है और जब विस्फोट होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या निकलती है, हाइड्रोजन और हीलियम निकलती है। मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन निकलता है, मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में ही हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन होना एक स्वाभाविक सी बात होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन था, कार्बन था, नाइट्रोजन, गंधक था, फास्फोरस था, और ये सभी जो तत्व हम बोल रहे हैं इस समय, ये सभी जब आप कोशिका जब हम पढ़ाएंगे कोशिका के बारे में तो आप देखेंगे, अगर जो लोग बच्चे पढ़े भी हैं पहले थोड़ा बहुत भी, उनको आइडिया लगा सकते हैं कि सभी पदार्थ जो हैं, सभी तत्व जो हैं, परमाणु जो हैं, वो कोशिका के जीव द्रव्य में उपस्थित होता है। और कोशिका के द्रव की बात करें, मतलब कि हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल जो जीवन की इकाई है उसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, उसी के अंदर सारे कोशिकांग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर क्या होता है, पृथ्वी और धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो जाती है और ठंडी होती है, तो उस होने के साथ साथ क्या होता है, बहुत से सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। देखेंगे सरल अकार्बनिक यौगिक धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे NH3 वगैरह इस तरह से बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे तो पृथ्वी ठंडी होती जाती है। और नाइट्रोजन के जो परमाणुओं ने क्या किया, NH3 अमोनिया बना लिया। हम ये मैंने आपको उदाहरण देकर बताया। अब इसी बीच में एक चीज़ हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है स्वतंत्र रूप से, कार्बन है, नाइट्रोजन है, गंधक है, फास्फोरस है, स्वतंत्र परमाणु के रूप में पाए जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन हम लोग देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ गया, तो क्या ऑक्सीजन स्वतंत्र, अब देखिए मैंने कहीं भी यहाँ पर स्वतंत्र परमाणु के रूप में इनको डिफाइन जरूर किया, लेकिन मैंने कहीं ऑक्सीजन को नहीं बताया स्वतंत्र। लेकिन वर्तमान जब हम लोग वायुमंडल की जब हम लोग देखते हैं, दिमाग के अंदर अगल बगल देखते हैं, तो वर्तमान में ऑक्सीजन जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। लेकिन तब के मतलब आदिकाल में अगर हम चले जाए, आदि समय में चले जाए, पुराने समय में चले जाए, तब जो ऑक्सीजन थी वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी। इसका मतलब ये था कि हाइड्रोजन बहुत ही अपक्रियाशील था और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाया। क्या बनाया, जल बनाया। और जब जल बनाया तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया, चूँकि जल बना लिया और पृथ्वी इतनी भी ठंडी नहीं हो गई थी कि वो मतलब बहुत ज़्यादा जो वर्तमान में स्थिति है इतनी ठंडी नहीं हो गई थी, तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके वाष्प बना और वाष्प वायुमंडल में ऐसे फैलने लगा और धीरे धीरे करके बारिश होने लगी, वही तो धीरे धीरे पृथ्वी और ठंडी होती चली गई। तो एक प्रोसेस के दौरान ये प्रक्रिया चलती रही। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो आदि समय था, जो पुराना समय था, उस समय ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं थी, यानी ऑक्सीजन जो थी वो अपचायक की अवस्था में थी, ना कि उपचायक या ऑक्सीकारक की अवस्था में, याद रखेंगे। मगर वर्तमान में जब हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो पुरानी अवस्था देखिए, पहचान प्रश्न पूछा गया है कि आदिकाल में, आदि समय में ऑक्सीजन अपचायक की भूमिका में था या उपचायक की भूमिका में था, तो अपचायक की भूमिका में था, यानी रिड्यूसिंग के रूप में था वो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, स्वतंत्र अवस्था में नहीं था ये, बिल्कुल वो एक यौगिक के फॉर्म में था। ठीक है, अभी तक जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अभी तक जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन अभी हम लोग प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पदार्थ ही जाके आके मिलकर क्या बनाएंगे, एक सेल का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे उसको हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं बस। फिर यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे, NH3 अमोनिया बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं, जो कार्बनिक यौगिक थे, जो कार्बन जो थे वो आपस में कंपोज होना शुरू हुए, क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे क्या हो गया, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होना शुरू हुआ। क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ अकार्बनिक यौगिक भी बन गए, फिर अब कार्बनिक यौगिक बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बनिक यौगिकों में अमीनो एसिड बना, वसीय अम्ल बने, प्यूरिन्स बने, मीथेन बना, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स बने, धीरे धीरे करके ये सब बनते चले, सब में कार्बन पाया जा रहा है। ठीक है, और रासायनिक, और जब ये रासायनिक क्रिया हो रही है, अब चूंकि कोई तत्व अगर फ्री पड़ा है
स्वतंत्र रूप में कोई परमाणु कोई तत्व पड़ा हुआ है, तो वो क्रिया जब करेंगे तो क्रिया ऐसे नहीं कोई करने लगता है, तो क्रिया करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होगी। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी पृथ्वी को, तो वो कहाँ से मिलेगी, कॉस्मिक किरणों यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों से इनको एनर्जी मिल रही थी, जिससे ये चीज़ें हुई मतलब कि यौगिकों का निर्माण हुआ, अमीनो एसिड वसीय अम्ल और इन सब का निर्माण हुआ। और हम फिर देखेंगे जब हम लोग जीव द्रव्य जो देखते हैं, मतलब जो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसके अंदर ये अमीनो एसिड वसीय अम्ल प्यूरिन मीथेन शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये घटक हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो ऑपरेन की जो थ्योरी थी, आगे चल के एक साइंटिस्ट हुए थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इनके जो थ्योरी थी इस पर एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने क्या एक वातावरण में इन सबको इकट्ठा किया, इन सभी तत्वों को, और उसमें क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रवेश कराई, मतलब इलेक्ट्रिक धारा प्रभाव उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित किया और देखा कि एक लाल रंग का पदार्थ बना, और लाल रंग का पदार्थ क्या था, सेल था एक तरह का, ठीक है। तो इससे चीज़ों को पता चला। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जटिल कार्बनिक पदार्थ यौगिक धीरे धीरे करके जब कार्बनिक यौगिक बने, फिर जब आगे और हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके जटिल कार्बनिक यौगिक बनने लगे। कार्बनिक यौगिक ध्यान देंगे, जटिल कार्बनिक यौगिक बने, और जटिल कार्बनिक यौगिक में क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं पॉलीसैकेराइड यानी कि जैसे कि मंड का निर्माण हुआ, ग्लाइकोजन का निर्माण हुआ, सेल्यूलोज का यानी पॉलीसैकेराइड का निर्माण हुआ, और जो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल थे वसीय, उससे वसाओं का निर्माण हुआ। अब देखिए सब कार्बनिक यौगिक हैं, और इनमें प्रोटीन्स तथा न्यूक्लिक अम्लों की प्रतिक्रिया स्वरूप न्यूक्लियोप्रोटीन्स बने। मतलब कि प्रोटीन न्यूक्लिक अम्लों की जब प्रतिक्रिया हुई इन सभी तत्वों से, इन सभी यौगिकों से, तो क्या बना, न्यूक्लियोप्रोटीन बना। अब ध्यान देंगे बिल्कुल यहाँ पर, मतलब वसीय अम्ल और जो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ थे, यौगिक जो थे, उनसे जब प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों ने क्रियाएँ की तो क्या बना, न्यूक्लियोप्रोटीन बने। क्या बने, न्यूक्लियोप्रोटीन बने। और जो न्यूक्लियोप्रोटीन बने, इनमें क्या था, एक प्रॉपर्टी पाई गई, स्वद्विगुणन, मतलब कि अपने को आगे बढ़ाने की क्षमता थी, मतलब अपना प्रतिरूप मतलब बनाने की क्षमता रखते थे, मतलब द्विगुणन उनके अंदर पाया गया। मतलब कि एक सेल है, एक न्यूक्लियोप्रोटीन है तो दूसरी न्यूक्लियोप्रोटीन बना दी, तीसरी चौथी पांचवी इस तरह से बना सकने की क्षमता थी इनके अंदर। तो अब जब द्विगुणन की क्षमता पाई गई तो इसको क्या किया गया, फिर जब आगे और प्रोसेस बढ़ा धीरे करके, तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बनने से क्या बना, झिल्ली युक्त कोशारूपी जीव का निर्माण हुआ। और झिल्ली युक्त कोशारूपी जो जीव बना वो क्या था, वो नीलहरित शैवाल था। वो क्या था, नीलहरित शैवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीलहरित शैवाल जो बना, अब चूंकि अब आप देखते नहीं है, जो वर्तमान में देखते हैं वही पहला जीव था, इतना से कह सकते हैं कि पहला जीव का निर्माण वही था। किसकी थ्योरी के अनुसार, AI ऑपरिन के अनुसार। फिर क्या हुआ, जब नीलहरित शैवाल बन गया तो अब यहाँ पर आपने देख लिया कि जीवन की उत्पत्ति होगी, क्योंकि नीलहरित शैवाल, क्योंकि पौधों में भी जीवन पाया जाता है। इसी तरह से कुछ ऐसे जीव भी बने जो क्या होते हैं, जो चलने फिरने वाले जीव थे, जो जलीय जीव थे लेकिन चलने फिरने वाले थे। और ऐसे जीव बने जो पादप जगत में हम लोग जिनको पढ़ते हैं, मतलब जो कि पौधों के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, या या और कुछ ऐसे जीव बने जिन्हें हम लोग जंतु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि सारी मतलब जीवन की उत्पत्ति में किन किन तरह के पदार्थों, किन किन तत्वों, किन किन यौगिकों का योगदान रहा, ठीक है। और उन्होंने क्रिया प्रतिक्रियाएँ की, और कैसे किया, क्योंकि कॉस्मिक किरणें से उनको ऊर्जा मिल रही थी, और धीरे करके जब पृथ्वी ठंडी हुई, एक ऐसा वातावरण बना कि जिससे जीवन की उत्पत्ति हो सके। तो इन तत्वों ने पार्टिसिपेट किया जीवन की उत्पत्ति में, ठीक है। तो नीलहरित शैवाल जब बना तो उसमें देखते हैं कि अब देखिए नीलहरित शैवाल जब बना तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो गई, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हुई तो देखा कि ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप में मुक्त होना शुरू हो गया, जो कि हमें वर्तमान में देखने को मिलता है। और इन ऑक्सीजन ने क्या किया, मीथेन और अमोनिया को CO2, नाइट्रोजन और H2 में परिवर्तित करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से प्रक्रिया एक चक्र चलने लगा, ठीक है। तो हम देखने को हमको ये मिलने लगा कि ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में, वर्तमान में जो ऑक्सीजन है वो उपचायक की भूमिका में, यानी ऑक्सीकारक की भूमिका में है, ऑक्सीडाइजिंग की अवस्था में है, न कि रिड्यूसिंग की। पुराने समय में अपचायक की भूमिका में थी, इस समय उपचायक की भूमिका में है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। अब इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जीवन की उत्पत्ति को लेकर और कौन कौन सी थ्योरियां हैं। अब तो जीवन की उत्पत्ति हो गई, लेकिन अब चूंकि जीवन की उत्पत्ति हो गई, अब जीवन की उत्पत्ति रुक वहीं जहाँ उत्पत्ति हुई खत्म तो हो नहीं गया। अब धीरे धीरे देख रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी नए नए जीव उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर क्या क्या थ्योरियाँ और किनके अपने अपने मत हैं, किन्होंने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको अधिक लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।
अधिक से अधिक कमेंट करें। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी के साथ जुड़ा हुआ जो भी आगे क्रम होगा उसको हम डिफाइन करेंगे, जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में कंटिन्यूटी के साथ आपके दिमाग में बनी रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।